तो अब हमारा अगला टॉपिक है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी एक मेथड है, कॉन्ग्रुएंसी एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, दो शेप्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से रिप्रेजेंट बता रहा हूं आपको, ये क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं दो शेप्स के सारे कैरेक्टर्स को इक्वल करना, टू रिप्रेजेंट all the characteristics of two shapes with equality। मतलब दोनों शेप्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे आपस में इक्वल हैं, और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड है उसे हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब जब दो शेप्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो उन दो शेप्स को क्या कहा जाता है, उन शेप्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट शेप्स। उन शेप्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट शेप्स। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या किया कि एक सर्कल लिया, मैंने एक सर्कल लिया और इसी के जैसा एक सर्कल और ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि ये दोनों सर्कल पूरे रेस्पेक्ट में इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल हैं। कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालूं, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालूं, मान लीजिए इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r आता है, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस, दोनों सर्कल की रेडियस अगर r r रही हो, दोनों सर्कल की रेडियस अगर r r रही हो और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r है, तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी 2 पाई r होगा। इसके अलावा इसका एरिया अगर पाई r स्क्वायर है तो इसका एरिया भी पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। इस सर्कल की डायमीटर 2r है तो इस सर्कल की डायमीटर भी 2r होगी, ठीक है। तो हमने क्या जाना, ये दोनों सर्कल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इसीलिए ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊं। जब भी दो शेप्स एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाते हैं, जब भी दो शेप्स एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाते हैं तो ऐसे शेप को हम कॉन्ग्रुएंट शेप कहते हैं। कैसे, जरा समझिए। मान लीजिए मैंने ये सर्कल लिया और इस सर्कल को पिछले सर्कल के ऊपर मैंने ओवरलैप करा दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि जो सर्कल मैंने ओवरलैप किया है उसके पीछे जो सर्कल है कहीं से भी वो छोटा बड़ा नहीं बैठ रहा है, और आगे वाला जो सर्कल है वो भी कहीं से छोटा बड़ा नहीं बैठ रहा है। मतलब दो शेप जब एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं तो वो दोनों शेप्स आपके कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। तो कोई भी ऐसा सर्कल, कोई भी ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस सेम है वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हम कह सकते हैं कोई भी ऐसे दो स्क्वायर, कोई भी ऐसे दो स्क्वायर जिनकी साइड इक्वल है वो दोनों स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई भी ऐसे दो स्क्वायर जिनका पेरीमीटर या एरिया इक्वल है वो स्क्वायर भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कोई दो रेक्टेंगल जिनका पेरीमीटर सेम है, मान लीजिए एक दो रेक्टेंगल है जिनका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। दो रेक्टेंगल है और दोनों का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हो। कैसे? मान लेते हैं इस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ ब्रेथ है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया है 8 सेंटीमीटर, यहां ब्रेथ दे दिया हमने 7 सेंटीमीटर। मैं इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं।
यहाँ पर लेंथ को मैं हॉरिजॉन्टल साइड ले रहा हूँ और ब्रेथ को मैं वर्टिकल साइड ले रहा हूँ। तो लेंथ कही गई है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कही गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर 20 आएगा। यहाँ आ जाते हैं, लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है। लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी 7 सेंटीमीटर। तो दोनों का पेरीमीटर तो सेम है, लेकिन दोनों ही रेक्टेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगल को इस पर ओवरलैप करने की कोशिश करी, तो मैंने क्या पाया कि पीछे वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ तो आगे वाले रेक्टेंगल से छोटी पड़ रही है और जो ब्रेथ है वो आगे वाले रेक्टेंगल से बड़ी पड़ रही है। ठीक है, तो दो रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की शर्त सिर्फ और सिर्फ यही है जब दोनों की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। ठीक है, ऐसा स्क्वायर के केस में क्यों नहीं था? क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या है कि उसकी दो डिफरेंट डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग साइड्स होती हैं। ठीक है, अब जो हम कॉन्ग्रुएंसी सीखेंगे वो ट्राइंगल में सीखेंगे। जिस तरह से मैंने बताया, सर्कल पे सर्कल ओवरलैप कर जाए तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, स्क्वायर पर स्क्वायर ओवरलैप कर जाए तो दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक इसी तरह से ट्राइंगल पर ट्राइंगल ओवरलैप कर जाए तो वो दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को समझेंगे। रूल्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं वो हमेशा एक जैसे दिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, और इसके जैसा एक और ट्राइंगल बनाया मैंने। ठीक है, लेकिन क्या किया, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया है। तो ये कहना गलत होगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक्चुअली दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि जब हम इनका एरिया निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, जब हम इनका पेरीमीटर निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन अब मन में आपके डाउट उठ रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप तो नहीं हो सकते। तो ओवरलैप अगर नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये नॉर्मली जिस शेप में था उस शेप में अगर मैं इसको दोबारा ला दूं और फिर ओवरलैप करने की कोशिश करूं, तब तो ये ओवरलैप करेगा ना इस पर। ठीक है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि शेप की डायरेक्शन कैसी है, शेप कितना टिल्टेड है। शेप आप वापस में टिल्ट करके या उसकी डायरेक्शन चेंज करके एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक अपना, जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल्स हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके उन्हें समझेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा साइड एंगल साइड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं SAS। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का पहला रूल है साइड एंगल साइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SAS। तो अब इस रूल की पहचान क्या है? मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, और इन ट्राइंगल्स को नेम दे दिया। मान लीजिए इसको नाम दे दिया ABC और इसको नाम दे दिया PQR। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए ये तो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट ही किया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको पता लगाना है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें कुछ चीजें गिवन होंगी। सपोज यहां पर साइड AB और साइड PQ इक्वल है, साइड AB और साइड PQ इक्वल है, और इस इक्वालिटी को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया है? सिंगल डैश से। इसके बाद एंगल B और एंगल Q ये भी इक्वल है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है दो एंगल्स बनाकर, दोनों ही ट्राइंगल्स में 2 एंगल बनाकर। और इसके बाद साइड BC और साइड QR इक्वल है।
ठीक है, मुझे बाकी की साइड्स और बाकी के एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है। दो कंसेक्यूटिव साइड और उनके बीच में अगर एक एंगल भी किसी ट्राइंगल में इक्वल होता है, किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो कंसेक्यूटिव साइड्स और उनके बीच का एक एंगल भी इक्वल होता है, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR AB इक्वल टू PQ, AB और PQ बराबर है, इसके बाद एंगल B और एंगल Q बराबर है, और लास्ट में BC और QR बराबर है। ठीक है, तो अब रूल पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, दो में से किसी एक ट्राइंगल को पकड़ लेना है। मैंने ट्राइंगल ABC पकड़ लिया, पहले एक साइड इक्वल करी, फिर एक एंगल इक्वल करा, फिर एक साइड इक्वल करी, तो क्या बोलेंगे, सो बाई SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। बेटा इस सिंबल को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड, इसको रीड करने का तरीका होता है कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, और ये जो पार्ट लिखा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब समझे, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो मैं आपको बता दूं एक और वर्ड यूज होता है CPCT। CPCT वर्ड, उसका मीनिंग और फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं आपको। उस वर्ड के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब साइड के साथ साइड और एंगल्स के साथ एंगल, वो भी आपस में इक्वल होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, इसके बाद का पार्ट अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा, सो बाई CPCT ट्राइंगल ABC में तीन साइड है AB BC और CA, और ट्राइंगल PQR में तीन साइड है PQ QR और RP। तो यहां आप देखेंगे AB PQ BC QR, ये तो हम इक्वल कर चुके हैं, बचा क्या AC और PR। तो सो बाई CPCT AC इक्वल टू PR। ठीक है, और इक्वालिटी में हम एंगल को भी इक्वल कर चुके हैं, एक B और एंगल Q को, लेकिन बचा कौन सा एंगल, एक तो आपका ये वाला एंगल बच रहा है C वाला, और इधर C के साथ R है, तो क्या लिखा मैंने, एंगल C इक्वल टू एंगल R, और एक ये एंगल बच रहा है आपका एंगल A और एंगल P, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P। कहने का मतलब ये कि मैंने दो साइड जिनके बीच में एक एंगल आ रहा है, इन्हें इक्वल किया तो ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT की मदद से ट्राइंगल के बाकी के पार्ट्स को भी हमने इक्वल कर दिया, दैट इज साइड्स एंड एंगल्स। अब ये CPCT क्या है, CPCT की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट वर्ड क्यों यूज किया है, साइड के लिए साइड और एंगल के लिए एंगल, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल ही, मतलब अगर मेरा मन करे कि एंगल A के साथ एंगल R को इक्वल कर दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज को भी हम कैसे समझेंगे, मैंने लिखा क्या था, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो जिस तरह से ट्राइंगल की मैंने नेमिंग करी है, A के साथ P, B के साथ Q और C के साथ R, ये तो रही बात एंगल की। और जब मैं साइड की बात करता हूं तो पहले दो पॉइंट्स AB हैं, AB के साथ PQ, BC के साथ QR और कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स CA के साथ RP। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब भी आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट को ध्यान रखना है, A के साथ P, B के साथ Q और C के साथ R, वहीं AB के साथ PQ, BC के साथ QR और CA के साथ RP।
ठीक है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी की जैसी नेमिंग होती है ना, उस नेमिंग के अकॉर्डिंग ही हम एंगल और साइड्स को इक्वल करते हैं। तो इस तरह से हमने सीख लिया रूल साइड एंगल साइड, जिसे कहते हैं SAS। अब सीखने जा रहे हैं हम अगला रूल, जिसका नाम है एंगल साइड एंगल, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है ASA। रूल नंबर 2, एंगल साइड एंगल। ठीक है, देखें जरा इसमें क्या प्रॉपर्टी है। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। अब जैसा कि मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाते वक्त ये कहा था कि शेप्स की डायरेक्शन चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर हम उसको टिल्ट करते हैं या रोटेट करते हैं फिर भी वो ओवरलैप कर जाते हैं, तो वो दोनों शेप कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं इसको। मैंने इस शेप को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। ठीक है, और ट्राइंगल की नेमिंग दे दी है कुछ इस तरह से, PQR, और यहां नेम दे दिया है XYZ। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि मैंने ट्राइंगल के शेप्स को टिल्ट भी किया हुआ है, प्लस जो नेमिंग है वो सीक्वेंस में नहीं है। ये मैं देख के समझ पा रहा हूं कि यहां जैसे मैंने नाम दिया है PQR, उसी फॉर्मेट में XYZ भी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसा कि रूल है एंगल साइड एंगल, तो दो तो आपको एंगल लेने हैं जिसके बीच में कोई एक साइड आनी चाहिए। तो मैंने पहले ट्राइंगल में सपोज ये ले लिया एंगल P और एंगल R, एंगल P और एंगल R ले लिया। तो जिस तरह से PQR का शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो यहां पर कौन सा बनेगा बेटा, एंगल Y और एंगल Z। ठीक है, दो एंगल और उसके बीच में एक साइड, मैंने इधर से ले लिया PR और इधर से ले लिया ZY। अब समझेंगे जरा हमारा टॉपिक क्या कहता है कि इन ट्राइंगल PQR, जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे तब आप ट्राइंगल की नेमिंग जैसे आपका मन करे वैसे यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एंगल P इक्वल टू एंगल Y, एंगल P इक्वल टू एंगल Y। दूसरा क्या दिया हुआ है, PR इक्वल टू YZ, PR इक्वल टू YZ। और लास्ट में एंगल R इक्वल टू एंगल Z, एंगल R इक्वल टू एंगल Z। ठीक है, तो यहां पर दो एंगल और उनके बीच में एक साइड को हमने इक्वल कर दिया। रूल लगेगा हमारा सो बाई ASA ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब जैसे यहां पर मैंने ट्राइंगल का नाम XYZ लिया था, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनिशियली आप ट्राइंगल का नेम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंसी रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्राइंगल का नेम लिखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। P के साथ कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका Y, P के साथ कौन सा पॉइंट आ रहा है Y, तो यहां पर ट्राइंगल Y। नेक्स्ट यहां दिया हुआ है PR, तो यहां क्या दिया हुआ है YZ। अब ट्राइंगल में देखें जरा, P के बाद जो R है वो बिल्कुल लास्ट में है, तो Y के बाद भी जो Z होगा वो बिल्कुल लास्ट में होगा। ठीक है, Y के बाद जो Z होगा वो बिल्कुल लास्ट में होगा। बीच में P के क्या बच रहा है, Q, तो इधर बीच में क्या आ जाएगा, X। तो कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल PQR के साथ कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल YXZ। ठीक है, और अगर मैं CPCT की बात करता हूं तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कुछ पार्ट्स इसके ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, तो बाकी के बचे हुए पार्ट्स CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब बाकी के बचे हुए पार्ट्स कौन से हैं, एक तो आपका एंगल Q है और यहां पर एंगल X है, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल X। और इसके अलावा एक आपकी साइड PQ। अब PQ के साथ कौन सी साइड जाएगी, PQ के साथ साइड जाएगी बेटा YX, PQ के साथ साइड जाएगी
वाई एक्स, तो पी क्यू इक्वल टू वाई एक्स। और कौन सी साइड बच रही है? साइड बच रही है क्यू आर। तो क्यू आर के साइड, क्यू आर के साथ कौन सी साइड जा रही है? एक्स जेड। क्यू आर इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना कंटेंट इतना ही रखता हूं, क्योंकि बड़ा पार्ट हो जाएगा, जिसमें हमने क्या सीख लिया? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के दो रूल सीख लिए हैं, एक आपका साइड एंगल साइड और दूसरा आपका एंगल साइड एंगल। बाकी के 3 पार्ट्स ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के हम अगली वीडियो में सीखेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि ट्राइंगल सिमिलैरिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का सब अगली वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, एक छोटी सी चीज क्लैरिटी के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो पार्ट लगा हुआ है एक्स वाई, इधर एक्स वाई ना आके एक्स जेड आएगा। ठीक है, क्यू आर के साथ कौन सी साइड दी हुई है? एक्स जेड। ठीक है, तो सीपीसीटी से इधर क्यू आर और एक्स जेड होता है। तो आज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के 2 रूल सीख लिए हैं, बाकी के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल बचते हैं वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।